हो गए? आ गए? रेडी किए? चलो आज रेडी करो, आज तुम लोग के शरीर में करंट दौड़ाएंगे, है ना? चलो। हाँ, डायनेमो मैं नहीं पढ़ाया हूँ। दिष्ट था एसी करंट वाला। छोड़ दिया हूँ ना, लो ना, इसको कर लो, उसके बाद बताएंगे। 10वीं का है। पढ़ना चाहोगे तो वहां से सरल है, नहीं तो फिर आगे बता देंगे। चलो, आज हम लोग देखेंगे चैप्टर 10। सॉरी, चैप्टर 10 कहता हूँ जी, 7। है ना? अध्याय 7 देखेंगे, प्रत्यावर्ती धारा। प्रत्यावर्ती धारा, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? अल्टरनेट करंट या अल्टरनेटिंग करंट, जिसको शॉर्टकट में एसी पढ़ते हैं, है ना? एसी करंट, डीसी करंट पढ़े हो ना? बस वही है अल्टरनेटिंग करंट, है ना? चलो, अब सॉरी, ये ए है। अब देखो, अल्टरनेटिंग करंट, प्रत्यावर्ती धारा, ये हमको पढ़ना है ना? पिछले चैप्टर हम लोग पढ़ चुके हैं। क्या पढ़े? जब, देखो मैं हल्का हल्का रिपीट कर दे रहा हूँ, क्या पढ़े? स्वप्रेरण। जब किसी कुंडली में सेल या बैटरी से धारा के मान में परिवर्तन किया जाता है तो उसमें प्रेरित धारा उत्पन्न होती है, जो मुख्य धारा के मान का विरोध करती है। इसको हम लोग क्या कहते हैं? इस घटना को स्वप्रेरण कहते हैं। अन्योन्य प्रेरण में क्या था? जब किसी कुंडली में सेल या बैटरी से उसके मुख्य धारा के मान में परिवर्तन किया जाता है तो पास रखी दूसरी कुंडली के विद्युत फ्लक्स में परिवर्तन होता है, जिससे प्रेरित धारा उत्पन्न होती है। मतलब विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, प्रेरित धारा उत्पन्न होती है, जिससे इस घटना को हम लोग क्या कहते थे? हाँ, अन्योन्य प्रेरण कहते थे, क्योंकि अन्य के कारण उत्पन्न हुई रहती थी। इतना पढ़ने के बाद हम लोग अब इसमें आगे जाएंगे, क्या? प्रत्यावर्ती धारा के बारे में, है ना? तो देखो, धारा दो प्रकार की होती है। जो हम लोग का करंट है वो दो प्रकार का होता है, एक होता है दिष्ट धारा और एक होता है क्या? प्रत्यावर्ती धारा। मैं क्लियरिफाइड कर दे रहा हूं, देखो, धारा हम लोग का दो प्रकार का होता है। अगर हम लोग बात करें किसका? धारा का, विद्युत धारा, है ना? विद्युत धारा, जो इलेक्ट्रिक करंट है ना? इलेक्ट्रिक करंट है, वो दो प्रकार का होता है। एक होता है हम लोग का दिष्ट धारा, एक क्या होता है बच्चा लोगों? दिष्ट धारा, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? डीसी। डीसी का मतलब क्या होता है? डायरेक्ट करंट, है ना? और एक होता है हम लोग का क्या? प्रत्यावर्ती धारा, जो अभी पढ़ेंगे, प्रत्यावर्ती धारा, जिसको हम लोग एसी कहते हैं। और एसी का फुल फॉर्म मैं यहाँ लिख दिया हूँ, अल्टरनेटिंग करंट, और डबल नहीं बता रहा हूँ। ठीक, दो करंट के बारे में हम लोग को पढ़ना है। एसी करंट, डीसी करंट है, तो डीसी करंट का खाली हल्का फुल्का देख लो, एसी करंट के बारे में हम लोग को पूरा डिटेल चाहिए। ठीक, तो दिष्ट धारा किसको कहते हैं? ऐसी धारा जिसका परिमाण व दिशा समय के साथ नियत हो, बदले ना, उसको हम लोग क्या कहते हैं? दिष्ट धारा कहते हैं। दिष्ट धारा क्या है? ऐसी धारा जिसका मान, है ना, समय के साथ, जिसका परिमाण व दिशा, है ना, समय के साथ न बदले, उसको हम लोग क्या कहते हैं? दिष्ट धारा कहते हैं। देखो क्या है? ऐसी धारा जिसका परिमाण व दिशा, जिसका परिमाण व दिशा समय के साथ न बदले, मतलब समय के साथ सीधा सीधा नियत हो, न बदले मतलब नियत हो, है ना? ऐसी धारा जिसका परिमाण व दिशा समय के साथ नियत हो, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? उसे दिष्ट धारा कहते हैं। उसे क्या कहते हैं बच्चा लोगों? दिष्ट धारा कहते हैं। ठीक, समझ गए? इसका संकेत देखो, अगर बात करें इसके संकेत की, तो जो बैटरी से निकलने वाली धारा होती है वो सब क्या होती है? दिष्ट धारा। तो बैटरी का चिन्ह बना दो, ये प्लस माइनस, ये हम लोग का क्या है? दिष्ट धारा का संकेत है। यहां से जो भी धारा प्रवाहित होगी वो कैसी होगी? दिष्ट धारा होगी, है ना? दिष्ट धारा दो प्रकार का होता है। एक, देखो इसमें दो टाइप होता है, एक समदिष्ट धारा और एक परिवर्ती दिष्ट धारा। एक होता है सम दिष्ट धारा और एक होता है
परिवर्ती दिष्ट धारा, है ना। खाली इसको समझो, हम लोग को लिखने का जरूरत नहीं, खाली समझो। समदिष्ट धारा किसको कहोगे? ऐसी धारा, है ना, जिसका परिमाण व दिशा समय के साथ नियत हो, है ना, नियत हो, उसको क्या कहेंगे? समदिष्ट धारा कहेंगे। जो जैसे सेल या बैटरी से प्राप्त जो धारा होता है उसको समदिष्ट धारा कहते हैं। अगर इसका हम लोग संकेत देखें या उदाहरण देखें, कैसा होगा देखो, ये एक बार यहां पर दिख रहा है कि नहीं, मेरे को क्लियर करने दो। हाँ दिख जाएगा, चलो नीचे तक दिख जाएगा, है ना। समदिष्ट धारा किसको कहते हैं? देखो मैं आराम से बता दे रहा हूँ। ऐसी धारा, यही इस परिभाषा से मैं समझो, ऐसी धारा जिसका परिमाण व दिशा समय के साथ क्या हो? नियत हो, है ना, उसको क्या कहते हैं? समदिष्ट धारा कहते हैं। जैसे देखो, ये हम लोग का ये अगर ग्राफ के रूप में देखें, ये ठीक ग्राफ के रूप में देखें तो अगर धारा हम लोग का ये है दिष्ट धारा और समय ये है टी, और धारा दिष्ट धारा करंट जो है ये है ना, आई मान के चलो, इसको आई कर देते हैं, ठीक, ये आई दिष्ट धारा, आई इधर ऊपर की ओर और ये एक्स अक्ष की ओर और ये वाई अक्ष की ओर। तो दिष्ट धारा कैसा चलेगा हम लोग का? ऐसा देखो, प्रत्येक समय में मान लो इसको 1 2 3 4 इधर बदलते हो तो समय के साथ ये नहीं बदलेगा, ठीक, तो इसको क्या कहेंगे? दिष्ट धारा। जैसे सेल, बैटरी, इन सब से प्राप्त धारा को हम लोग क्या कहते हैं? हाँ, दिष्ट धारा कहते हैं, समदिष्ट धारा, ठीक। सेल और बैटरी से प्राप्त धारा क्या होती है? समदिष्ट धारा। समझ गए? अब बात करते हैं परिवर्ती दिष्ट धारा। तो परिवर्ती दिष्ट धारा क्या है? ऐसी धारा जिसका मान समय के साथ, है ना, परिमाण व दिशा समय के साथ क्या होता है? बदलता रहता है, ठीक। ऐसी धारा जिसका मान, जिसका परिमाण व दिशा समय के साथ बदलता रहता है उसको परिवर्ती दिष्ट धारा कहते हैं। जैसे समझो, ये समय टी है और ये हम लोग का धारा आई है ऊपर की ओर, है ना, तो ऐसे समय के साथ बदलता रहता है ऐसे। जैसे बीपी का ओ एक तो, हाँ हाँ, डॉक्टरी वाला मशीन रहता है ना, मशीन में चेक करते हैं ऐसे, अद्धर तरी ऊपर नीचे ऐसे होता रहता है, ये इस टाइप का होता है। अब इसका उदाहरण कहाँ देखोगे? जब परिपथ अचानक टूट जाए, है ना, जब परिपथ अचानक टूट जाए तो उससे जो धारा प्राप्त होती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? परिवर्ती दिष्ट धारा कहते हैं। जब परिपथ अचानक टूट जाए तो उससे जो धारा प्राप्त होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं? परिवर्ती दिष्ट धारा कहते हैं। समझ गए इतना चीज? किसी को कोई डाउट या दिक्कत नहीं है ना? चलो अब आगे बढ़े। हाँ, अब बात करते हैं हम लोग प्रत्यावर्ती धारा। ये दोनों समझ गए। दिष्ट धारा क्या होता है? समय के साथ नियत तो परिमाण दिशा, उसमें भी दो प्रकार आता है, एक समदिष्ट धारा आता है, समदिष्ट धारा, और एक क्या आता है? क्या आता है? एक परिवर्ती दिष्ट धारा, ठीक। उसके बाद हम लोग जाएंगे प्रत्यावर्ती धारा, है ना। तो प्रत्यावर्ती धारा किसको कहोगे? वह धारा जिसका परिमाण व दिशा समय के साथ, इसमें नियत था, उसमें क्या होगा? बदलेगा, लेकिन आवर्ती रूप से निरंतर बदलता रहता है। आवर्ती रूप से निरंतर बदलता रहता है, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? हाँ, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? प्रत्यावर्ती धारा, ठीक। तो इसका परिभाषा कैसा होगा? तो देखो, ऐसी धारा, ऐसी धारा जिसका परिमाण व दिशा, जिसका परिमाण व दिशा क्या कहोगे? समय के साथ, समय के साथ, ऐसी धारा जिसका परिमाण व दिशा समय के साथ निरंतर आवर्ती रूप से बदलता रहता है, निरंतर आवर्ती रूप से बदलता रहता है, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। उसे प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं, ठीक। ऐसी धारा जिसका परिमाण व दिशा समय के साथ निरंतर बदलता रहता है उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं, ठीक। समझ गए? अच्छा, इसका ग्राफ कैसा बनेगा? इस टाइप से बनेगा। ये हम लोग का समय टी है उधर, ये हम लोग का आई है, इधर की ओर आई जीरो शिखर का मान, इधर का मान आई जीरो, नीचे न्यूनतम धारा कैसा होगा? ऐसा, ये इसको आगे बढ़ा दो, ये ठीक। तो ये होता है हम लोग का क्या? प्रत्यावर्ती धारा। समझ गए? हाँ, ठीक।
हाँ ये उच्चतम है, उच्चतम। ये लिखो, माइनस कर दे रहा हूँ, ठीक। ये प्लस में है, ये माइनस में है, ठीक। ये हम लोग का क्या है, प्रत्यावर्ती धारा, ठीक। अच्छा, प्रत्यावर्ती धारा का जो सूत्र होता है, आई बराबर आई जीरो साइन ओमेगा टी। ये कैसे आया तुमको पता है? छोटा सा मैं बता दूंगा, ज्यादा डिटेल नहीं बताऊंगा। अच्छा, ये कैसे आया? ये ऐसे कर्व शेप में क्यों आता है? अगर इसको बताने के लिए बैठूंगा तो बहुत लंबा है हम लोग का, देखते हैं। नहीं तो फिर ऐसे सीधा समझना, क्योंकि इसको बताने के लिए बैठूंगा तो एक एक हम लोग का एक वीडियो तो पूरा इसी में चला जाएगा, ठीक। 11वीं में पढ़े हो ना, सेम वही है, बस 11वीं में बताया था ना तुम लोग को कैसे कर्व शेप बनता है, क्योंकि साइन का मान होता है और साइन का मान कम ज्यादा होता है, इसलिए वो कर्व शेप बनता है, बताया था ना। बस वही है, ठीक। तो इतना नोट करोगे? चलिए नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ये आई जीरो साइन ओमेगा टी कैसे आया, इसको मैं बाद में बताऊंगा। इसको नोट करना है तो नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो नोट करो। हो गया। चलो, इसी के नीचे थोड़ा सा लिखना, प्रत्यावर्ती धारा को क्या समीकरण से दिया जाता है, कैसा है इसको बताऊंगा मैं ना। इसको मिटा रहा हूँ, इसका जरूरत नहीं है। चलो लिखो, प्रत्यावर्ती धारा निम्न समीकरण द्वारा दिया जाता है। लिखो, प्रत्यावर्ती धारा का, है ना, या प्रत्यावर्ती धारा निम्न समीकरण द्वारा दिया जाता है। निम्न समीकरण द्वारा दिया जाता है, ठीक। जहां आई बराबर क्या होता है, आई जीरो साइन ओमेगा टी। आई बराबर क्या है, आई जीरो साइन ओमेगा टी है। जहां कौन कौन क्या क्या है इसको भी जान लो। आई जो है धारा का तात्क्षणिक मान है, धारा का तात्क्षणिक मान है। वह आई जीरो क्या है, धारा का शिखर मान। वह ओमेगा क्या है, कोणीय आवृत्ति, ठीक। तो ये तीन तीन चीज है। आई बराबर धारा का तात्क्षणिक मान है, जहां आई, है ना, आई जीरो क्या है, धारा का शिखर मान है, और ओमेगा क्या है, कोणीय आवृत्ति है, ठीक। इतना क्लियर हुआ? हाँ। चलो, इतना नोट करो, फिर प्रत्यावर्ती धारा से संबंधित हम लोग देखेंगे परिभाषा। प्रत्यावर्ती धारा से संबंधित कुछ कुछ परिभाषाएं देखेंगे। उसके बाद फिर मैं बताऊंगा आई बराबर आई जीरो साइन ओमेगा टी कैसे आया उसको, ठीक। चलिए इतना नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। हो गया। अब हेडिंग डालो, प्रत्यावर्ती धारा से संबंधित परिभाषाएं। प्रत्यावर्ती धारा से संबंधित परिभाषाएं। पहला, आयाम या शिखर का मान। आयाम या शिखर मान किसको कहते हैं, है ना। तो प्रत्यावर्ती धारा के किसी भी दिशा में प्राप्त अधिकतम मान को समझना। प्रत्यावर्ती धारा कैसा रहता है, ऐसा होता है ना, इस शेप में। तो प्रत्यावर्ती धारा के किसी भी, चाहे इस दिशा में लो, इस दिशा में, किसी भी दिशा में प्राप्त एक और के अधिकतम मान, ये, इसी को आयाम या शिखर का मान कहते हैं। तो लिखो चलो, है ना, यहां पर मैं लिख दे रहा हूं, प्रत्यावर्ती धारा के किसी भी दिशा में, बोलते जा रहा हूं, तुम लोग भी लिखो, किसी भी दिशा में एक और के अधिकतम मान को,
एक और के अधिकतम मान को, एक और नहीं करो जी, प्रत्यावर्ती धारा के किसी भी दिशा में, एक और के अधिकतम नहीं, प्रत्यावर्ती धारा के किसी भी दिशा में अधिकतम मान को, ऐसे करो क्योंकि एक और के जगह में हम लोग किसी भी डायरेक्शन दे दिए, अधिकतम मान को, प्रत्यावर्ती धारा के किसी भी दिशा में अधिकतम मान को आयाम या शिखर मान कहते हैं, आयाम या शिखर मान कहते हैं। ठीक, एक और के अधिकतम या किसी भी दिशा के अधिकतम मान को हम लोग क्या कहते हैं, आयाम या शिखर का मान कहते हैं। अगर इसको देखना चाहो तो ऐसे देख सकते हो, ये है, ये हम लोग का कर्व शेप है, ये इसको और बढ़ा सकते हो तुम लोग, ये ठीक। तो ये जो है, ये यही हम लोग का आयाम या क्या है, शिखर मान। ठीक, तो प्रत्यावर्ती धारा के एक और के अधिकतम मान को ही आयाम या क्या कहते हैं, शिखर का मान कहते हैं। ठीक, ये आई है, ये I0 और ये -I0। ठीक, प्रत्यावर्ती धारा के एक और के अधिकतम मान को आयाम या शिखर का मान कहते हैं, या प्रत्यावर्ती धारा के किसी भी दिशा में, एक और का लोगे तो भी, एक और चाहे इस ओर लो चाहे इस ओर लो, अधिकतम मान वही है, या किसी भी दिशा ले लो, तो प्रत्यावर्ती धारा के किसी भी दिशा में अधिकतम मान को आयाम या शिखर का मान कहते हैं। क्लियर हो गया इतना चीज? चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब हेडिंग डालो दूसरा आवर्तकाल, दूसरा हेडिंग डालो आवर्तकाल। प्रत्यावर्ती धारा को एक चक्कर पूर्ण करने में जितना समय लेता है ना, उसे उसका आवर्तकाल कहते हैं। दूसरा आवर्तकाल, प्रत्यावर्ती धारा एक चक्कर पूरा करने में जितना टाइम लेता है ना, या प्रत्यावर्ती धारा एक चक्र पूर्ण करने में जितना, या एक चक्र पूर्ण करने में जितना समय लगता है, प्रत्यावर्ती धारा को यहां से पूरा एक चक्कर पूर्ण करने में, यहां तक आने में जितना समय लगता है, उसे क्या कहते हैं? हाँ, उसे उसका आवर्तकाल कहते हैं। ठीक, हाँ बस, तो आवर्तकाल का क्या होगा परिभाषा? प्रत्यावर्ती धारा एक चक्कर पूर्ण करने में, एक चक्कर पूर्ण करने में प्रत्यावर्ती धारा को करो, प्रत्यावर्ती धारा को एक चक्कर पूर्ण करने में जितना समय लगता है, जितना समय लगता है उसे उसका क्या कहते हैं? आवर्तकाल कहते हैं, उसे उसका आवर्तकाल कहते हैं। ठीक, प्रत्यावर्ती धारा को एक चक्कर कंप्लीट करने में जितना टाइम लगता है, उसे उसका क्या कहते हैं? टाइम ऑफ पीरियड कहते हैं, आवर्तकाल कहते हैं। ठीक, इसे टी से प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल टी से, इसे कैपिटल टी से प्रदर्शित करते हैं, है ना। इसका सूत्र होता है टी बराबर 2π/ओमेगा। ठीक, टी बराबर 2π/ओमेगा, समझ गया इतना? हाँ, अगर देखो तो इसमें देख सकते हो ऐसे, ये ठीक बन रहा है ना, नीचे जाता है जी ये। ठीक, अब देखो एक चक्कर मतलब ऐसे करके जा रहा है ना, ऐसे, ये तो एक चक्कर मतलब इसकी बात कर रहा है, इसका, ये वाले का, ये प्रत्यावर्ती धारा जो है एक चक्कर, ये एक चक्कर है, एक बार ऊपर गया, फिर एक बार नीचे गया, फिर यहाँ से अब ऊपर जाएगा, तो यहाँ से यहाँ तक एक चक्कर पूरा करने में जितना समय लेता है या जितना समय लगाता है वो, है ना, एक राउंड कंप्लीट करने में जितना वो टाइम लेता है, उसे उसका टाइम ऑफ पीरियड कहते हैं, उसे उसका क्या कहते हैं? आवर्तकाल कहते हैं। इसे टी से प्रदर्शित करते हैं, टी बराबर होता है 2π/ओमेगा। उसके बाद है आवृत्ति, है ना। क्या प्रत्यावर्ती धारा प्रत्यावर्ती जो धारा है एक सेकंड में जितना चक्कर लेगा, उसे उसकी क्या कहेंगे? आवृत्ति कहेंगे। ठीक, तो इसको नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए,
नोट करिए। हो गया। चलो, उसके बाद तीसरा है हम लोग का आवृत्ति। तीसरा देख लो आवृत्ति के बारे में। आवृत्ति, आवृत्ति किसको कहते हैं? प्रत्यावर्ती धारा परिपथ, ये सॉरी, प्रत्यावर्ती धारा जो है 1 सेकंड में जितने चक्कर पूर्ण करती है, प्रत्यावर्ती धारा 1 सेकंड में जितने चक्र पूर्ण करती है उसे उसका क्या कहते हैं? उसे उसकी आवृत्ति कहते हैं। ठीक, तो प्रत्यावर्ती धारा एक चक्कर, या सॉरी, प्रत्यावर्ती धारा, हाँ, 1 सेकंड में जितने चक्कर पूर्ण करती है, वही तो लिखवाया हूं। चलो इसको लिख देते हैं, इसे में लिखो लाल में। प्रत्यावर्ती धारा 1 सेकंड में, 1 सेकंड में जितने चक्कर पूर्ण करती है, जितने चक्कर पूर्ण करती है उसे उसकी आवृत्ति कहते हैं। उसे उसकी क्या कहते हैं बच्चा लोगों? आवृत्ति कहते हैं, है ना। इसे म्यू से प्रदर्शित करते हैं, न्यू से। देखो कई जगह ऐसे दिया रहता है, कई जगह ऐसे दिया रहता है, एन, तो मैं इसी बना रहा हूं, है ना। इसे न्यू से प्रदर्शित करते हैं, न्यू से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, और ये आवर्तकाल का जस्ट उल्टा होता है, या आवर्तकाल का उल्टा कर दो तो क्या हो जाएगा? आवृत्ति आ जाएगा। ठीक, तो देखो हम लोग का न्यू बराबर हो जाएगा 1/t। अब न्यू बराबर 1/t का मान कितना लाए हो? 2π/ओमेगा लाए हो। बटा का बटा है तो ओमेगा जाएगा ऊपर, तो न्यू बराबर हो जाएगा ω/2π। ये हो गया आवृत्ति का। अगर इसका निकालो कोणीय आवृत्ति ओमेगा बराबर, तो ये हो जाएगा 2π न्यू, ये। ठीक, ये है। इसको नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो नोट करिए इसको। हो गया। चलो अब प्रत्यावर्ती धारा से संबंधित कुछ कुछ अच्छी चीजें जान लो। उसके बाद फिर प्रत्यावर्ती धारा का I बराबर I0 साइन ओमेगा टी कैसा है उसको बताऊंगा। फिर कल से हम लोग पढ़ेंगे वो क्या कहते हैं इसका जी, कलांतर कलावती पढ़ेंगे कल इसका, है ना। कलांतर अग्रगामी पश्चगामी, बस सरल है, मैं बताऊंगा ना सब, मैं बताऊंगा सब समझोगे। ठीक, अच्छा पहला नोट पॉइंट में याद रखो प्रत्यावर्ती धारा के लिए, है ना। पहला चीज, घरों में जो धारा दी जाती है, घरों में दी जाने वाली धारा कैसी होती है? हाँ, घरों में दी जाने वाली धारा प्रत्यावर्ती धारा होती है। पेपर में पूछ देता है कभी कभी, है ना, क्योंकि 1 नंबर का इसमें प्रश्न आना है, घरों में दी जाने वाली धारा कौन सी धारा है? तो घरों में दी जाने वाली धारा क्या है? प्रत्यावर्ती धारा है ना। इसकी आवृत्ति कितनी होती है? तो भारत में इसकी आवृत्ति, भारत में इसकी आवृत्ति कितना है? 50 चक्र प्रति सेकेंड। घरों में दी जाने वाली इसकी आवृत्ति क्या है इस धारा की? 50 चक्र प्रति सेकेंड। इसका मतलब समझते हो? 50 चक्र प्रति सेकेंड का मतलब नहीं समझते? देखो 50 चक्र प्रति सेकेंड कहने का मतलब है कि विद्युत बल्ब में अगर धारा प्रवाहित की जाए, मान लो एक विद्युत बल्ब है ना, मान लो ये हम लोग का ये, ठीक, मान लो एक विद्युत बल्ब है ये, ठीक, मान लो विद्युत बल्ब है, यहाँ पर इसका फिलामेंट है ऐसे ऐसे, है ना, मान लो ये। तो इस विद्युत बल्ब में क्या होगा? भारत में इसकी आवृत्ति कितना है? 50 चक्र प्रति सेकंड। मतलब ये हर 1 सेकंड में
प्रति 1 सेकेंड में क्या होगा, 50 बार एक दिशा में और 50 बार विपरीत दिशा में प्रवाहित होगा। मतलब इसमें अगर धारा दी जाए तो धारा का प्रवाह कैसा होगा, क्योंकि हम लोग का अल्टरनेट करंट कैसा है, ऊपर नीचे, एक बार जो दिशा में है दूसरे बार में उसके विपरीत दिशा में। तो 50 बार ये 1 सेकंड में एक दिशा में, फिर 50 बार क्या होता है, विपरीत दिशा में चलता है। समझे? ये जो हम लोग का घर में विद्युत धारा देते हैं, घर में हम लोग क्या दे रहे हैं, विद्युत धारा दे रहे हैं ना, और कैसी धारा है, प्रत्यावर्ती धारा है। इसकी आवृत्ति कितना है, 50 चक्र प्रति सेकंड। मतलब प्रत्यावर्ती धारा जो हम लोग देते हैं, है ना, घर में, तो बल्ब में अगर वो धारा प्रवाहित हो तो उस धारा का प्रवाह कैसा होगा, तो 50 बार एक दिशा में और 50 बार क्या होगा, विपरीत दिशा में प्रवाहित होगा। अर्थात कहने का मतलब क्या है, प्रत्येक चक्र में धारा का मान क्या होगा, 2 बार अधिकतम और 2 बार क्या होता है, न्यूनतम होता है। प्रत्येक चक्र में धारा जो है 2 बार अधिकतम, 2 बार क्या होता है, न्यूनतम होता है। समझ गए? नहीं समझे? देखो इसको अगर आगे बढ़ा दूं, देखो ये, अब समझो, 50 चक्र फिर ऊपर, 50 चक्र फिर नीचे। प्रत्येक चक्र, एक चक्र कितना को कहोगे, इतना को। देखो इतना तुम्हारा एक चक्र है, इतना, अब यहां से फिर उड़ेगा दूसरा चक्र हो जाएगा, इतना एक चक्र है। तो प्रत्येक चक्र में 2 बार अधिकतम, अधिकतम कितना, ये 2 बार अधिकतम हुआ एकदम हाई, और 2 बार न्यूनतम, न्यूनतम मतलब ये। तो प्रत्येक चक्र में 2 बार अधिकतम और 2 बार क्या होता है, न्यूनतम होता है, कम। प्रत्येक चक्र में धारा जो है इस बल्ब में 2 बार अधिकतम, 2 बार न्यूनतम होता है। इससे क्या होता है, अर्थात इससे हमको ये पता चल रहा है कि एक सेकेंड में, देखो 50-50 कितना हो गया, 100। एक सेकेंड में बल्ब 100 बार जलता है और 100 बार क्या होता है, बुझता है। 50-50 100, एक सेकेंड में बल्ब 100 बार जलेगा, या एक चक्र में कह सकते हो एक सेकेंड में बल्ब 100 बार जलता है और 100 बार बुझता है। लेकिन दृष्टि निर्भरता के कारण, है ना, दृष्टि निर्बलता, जी निर्बलता समझो, लेकिन दृष्टि निर्बलता, निर्बलता के कारण हमको ऐसा प्रतीत होता है कि बल्ब 24 आवर्स क्या हो रहा है, प्रकाशित हो रहा है। लेकिन बल्ब 24 घंटा प्रकाशित नहीं होता रहता, क्योंकि प्रत्यावर्ती धारा है ये, है ना, और घर में दी जाने वाली प्रत्यावर्ती धारा है जिसकी औसत हम लोग का क्या होता है, आवृत्ति 50 चक्र प्रति सेकंड होता है। कहने का मतलब क्या है, ये एक सेकंड में 50 बार एक दिशा में और 50 बार विपरीत दिशा में प्रवाहित होती है ना, 50 बार एक दिशा में, 50 बार विपरीत दिशा में प्रवाहित होती है। इससे हमको यह पता चलता है कि प्रत्येक चक्र में धारा का जो मान है, प्रत्येक चक्र में धारा का मान है वो 2 बार अधिकतम और 2 बार कैसा होता है, न्यूनतम। 2 बार अधिकतम देखो हाई हाई, और 2 बार न्यूनतम लो लो, है ना, 2 बार अधिकतम और 2 बार न्यूनतम होता है। अर्थात एक सेकेंड में 50-50 कितना हो गया, 100। एक सेकेंड में धारा 100 बार जलती है, मतलब एक सेकंड में बल्ब 100 बार जलता है और 100 बार क्या होता है, बुझता है। लेकिन दृष्टि निर्बलता के कारण हम लोग सामान्य आंखों से उसको नहीं देख सकते, तो हमको क्या लगता है, लाइट जो है 24 आवर्स हम लोग का क्या हो रहा है, जल रहा है, अगर बटन चालू करके छोड़ देते हो तो। लेकिन ऐसा नहीं होता, वो प्रत्येक सेकंड में 100 बार जलता है, 100 बार बुझता है, तुमको खाली आंख से दिखाई ही नहीं देगा। इतना तुम्हारा लेंस हो, हाँ डीएसएलआर वाला कैमरा नहीं है तुम्हारा आंख जो पूरा उतना को क्लियर देख सकोगे, है ना। ठीक, हालांकि डीएसएलआर से ऊपर है हम लोग का आंख, जितना रेजोल्यूशन हमारे आंख का है अभी तक वैसा कैमरा नहीं बना है ना। सबसे एचडी अगर कहोगे तो हमारी आंखें हैं, जो कोई भी चीजों को कैप्चर करती है, फुल एचडी में करती है। ठीक, बाकी इसको देखने के लिए माइक्रो से भी माइक्रो चाहिए एकदम, और हमारा माइक्रो उतना नहीं देख सकते, एचडी देख सकते हैं, माइक्रो नहीं देख सकते। ठीक ये हो गया। चलिए इसको नोट करना है तो कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ये दोनों को नोट कर लो, ये वाइवा में पूछ देता है, और बहुत कुछ है तुम लोग का जो मैं बताऊंगा वाइवा में कैसा पूछता है, प्रश्न कैसा बनाना चाहिए, 1 नंबर 2 नंबर के प्रश्न कैसे कैसे हैं, जितने ज्यादा हैं वो सब तुमको व्हाट्सएप ग्रुप में मिलेगा, है ना। तो आप लोग जहां हो सके व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करिए, वहां से आपको सब चीजें सारी डिटेल मिल जाएंगे। ठीक, चलिए इतना नोट करिए, फिर हम लोग बढ़ते हैं वो वाला। ये आई बराबर आई जीरो साइन ओमेगा टी, ये कहाँ से आया, कैसे आया, इसको देखना है हम लोग को। ठीक, चलिए इतना नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। नोट करिए, चलिए। हो गया, चलो अब आगे देखते हैं इसी में, है ना। ये हो गया। अब वो आई बराबर आई जीरो साइन ओमेगा टी यहाँ कहाँ से आया, तो वो विद्युत वाहक बल से आया। अब विद्युत वाहक बल कैसा आया वो हम बताएंगे आपको, कहाँ से आया, कैसे आया, क्यों आया। ठीक,
अब देखो, मान लो एक समान विद्युत क्षेत्र है ये ई, बी सॉरी, चुंबकीय क्षेत्र हम लोग ले लेते हैं क्योंकि विद्युत क्षेत्र अभी छूट गए है ना। मान लो एक समान चुंबकीय क्षेत्र है बी, इसमें कोई आयताकार गुटका रख देते हैं है ना, या आयताकार कोई लूप वगैरह कुछ भी है, ऐसे करके रख देते हैं, ठीक, ऐसे करके तिरछा रख रहे हैं ना, ताकि इसका जो क्षेत्र सदिश है एरिया वेक्टर वो बी के साथ कुछ कोण बनाए। सीधा रख दोगे तो ये इसके समानांतर हो जाएगा, थीटा का मान 0 हो जाएगा, हमारा कोई मतलब ही नहीं होगा, है ना। थोड़ा सा झुका कर रखते हैं है ना, पी क्यू आर एस मान लो इसको कुछ भी, या एबीसीडी जो भी मानना है दुनियादारी मान लो, ठीक। ये एक समान चुंबकीय क्षेत्र है हम लोग का बी, जिसमें हम लोग पी क्यू आर एस एक आयताकार हम लोग क्या रख दिए हैं, है ना, कुंडली या कुछ भी तुम लोग ले सकते हो, लूप जो लेना चाहो वो रख दिए है ना। इसका जो क्षेत्रफल है, मान लो इसका क्षेत्रफल जो है उसको हम लोग क्या मान लेते हैं, कैपिटल है। इसका क्षेत्रफल हम लोग क्या मान लिए, कैपिटल मान लिए, जिसको एक समान चुंबकीय क्षेत्र बी वेक्टर में हम लोग क्या किए हैं, रखे हैं, है ना। मान के चलते हैं इसको, इसका जो एरिया वेक्टर है ये है, देखो दूसरे कलर में बताऊं, ये इसका एरिया वेक्टर ये है, क्षेत्र सदिश जो हमेशा तल के लंबवत होता है ना। ए वेक्टर ये है जो इस बी वेक्टर के साथ कितना का कोण बना रहा है, थीटा का कोण बना रहा है, समझे। हाँ, जो इसके साथ कैसा बना रहा है, थीटा कोण बना रहा है। तो इस लूप से या इस कुंडली से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स फाई बी बराबर क्या होगा, बी ए साइन थीटा, ए सॉरी कॉस होगा, थीटा बन रहा है ना, कॉस थीटा, बी ए कॉस क्या होगा, थीटा होगा, इतना समझे। हाँ, परंतु हमको पता है, इसको समीकरण एक मान लेते हैं, परंतु पता है हम लोग को थीटा बराबर क्या होता है, या ओमेगा बराबर कोणीय वेग ओमेगा बराबर डी थीटा बटे डी टी। ये हम लोग कहाँ पढ़े थे, ये कक्षा 11वीं में पढ़े थे। नहीं, अगर आप लोग को पता होगा तो कक्षा 11वीं का प्लेलिस्ट है कोणीय वेग वगैरह वाला, वहां पर देख सकते हैं, अभी केंद्र त्वरण के पहले है, ठीक। तो डी थीटा बटे डी टी को हम लोग क्या कर सकते हैं, ये तो अवकलन के रूप में था, हम लोग सामान्य रूप में लिखे तो थीटा बटे क्या होगा, टी। अगर थीटा का मान चाहिए, इसी को आगे बढ़ाएं, थीटा का मान चाहिए तो इसका इधर गुणा कर दो तो क्या हो जाएगा, ओमेगा टी। तो फाई बी बराबर हम लोग का हो जाएगा बी इंटू ए कॉस कितना हो जाएगा, ओमेगा टी। समझे इतना चीज, समझ गए ना। अच्छा, जब कुंडली इस चुंबकीय क्षेत्र में घूमेगी, एक चीज समझना, जब यह कुंडली चुंबकीय क्षेत्र में घूमेगी तो इससे गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा, परिवर्तन होगा ना। देखो मैं तुम लोग को करके बता रहा हूं, ये हम लोग का है ना, ये अब ये बल रेखाएं यहां से गुजर रही, तो देखो ये पृष्ठ ज्यादा है, तुम्हारे साइड से बता रहा हूं हल्का तिरछा करके, देखो ये पृष्ठ ज्यादा है ना। अब बल रेखाएं यहां से गुजारूंगा मैं, तो देखो पृष्ठ का एरिया ज्यादा है तो बल रेखाएं ज्यादा गुजरेगी। अब कुंडली जैसे घूमना चालू की, मान लो कुंडली ऐसे घूमी तो अब एरिया कम हो गया मेरे लिए, तो ये बल रेखाएं कम गुजरेंगी। अगर ये और सीधा आ गया तो बल रेखाएं और कम गुजरेगी। मतलब अगर ये कुंडली घूमती है तो उससे बद्ध चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होगा, और बद्ध चुंबकीय फ्लक्स क्या है, गुजरने वाली कुल बल रेखाओं की संख्या है। तो बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा, जिसके कारण क्या उत्पन्न होगा, विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा, होगा ना। हाँ, तो देखो जब कुंडली में, मैं इसको तुम लोग को याद नहीं करना है ना, इसलिए मैं डिटेल नहीं लिखवा रहा हूँ, समझो आया कहाँ से। तो जब ये कुंडली एक समान विद्युत क्षेत्र में रखते हो थीटा कोण या घुमाते हो या कोणीय वेग ओमेगा से, तो ये कुंडली क्या होती है, या ये लूप क्या होता है, घूमने लगता है। ये लूप घूमेगा तो क्या होगा, इससे बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में क्या होगा, परिवर्तन होगा। और हम लोग पढ़े हैं स्वप्रेरण अन्योन्य प्रेरण में, जब बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो फिर वही कहानी उत्पन्न होती है, एक था राजा एक थी रानी। राजा कौन, विद्युत वाहक बल, रानी कौन, हाँ प्रेरित धारा, ठीक। तो जब तुम लोग विद्युत फ्लक्स में परिवर्तन करोगे तो एक राजा एक रानी उत्पन्न होगी, राजा का नाम विद्युत वाहक बल और रानी का नाम प्रेरित धारा, ठीक। तो बस वही है, यहां पर अगर लूप को कन्वर्ट करते हो, लूप हम लोग का घूमता है तो क्या होगा, प्रेरित धारा उत्पन्न होगी, प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा, प्रेरित धारा उत्पन्न होगी। तो अगर प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है तो हम लोग पढ़े हैं ई बराबर क्या होता है, माइनस का एन डी फाई बटे क्या होता है, डी टी। पढ़े हो, पढ़े हो ना। हाँ, माइनस एन डी फाई बटे डी टी, पढ़े हैं यही। अब देखो इसी में आगे हम लोग क्या करते हैं, फाई, अच्छा फाई है तो फाई भी मान के चलो, है ना, फाई बी का मान को यहीं पर रख देते हैं। तो ई बराबर हो जाएगा माइनस एन डी, फाई बी का मान कितना रखोगे, बी इंटू ए कॉस ओमेगा टी बटे कितना हो जाएगा, डी टी।
ये ओमेगा है। समझे इतना चीज? हाँ, सबको समझ आया? एक सेकंड रुकना, मार्कर गिर गया। चलो ये हो गया। अब आगे बढ़ें। हाँ, तो हम लोग क्या करते हैं, डी बाई डी टी कर देते हैं। ई बराबर विद्युत वाहक बल ई बराबर डी बाई डी टी, डी बाई डी टी अलग कर दो। अब माइनस का पहले से बाहर निकाल दो। अंदर में हो जाएगा एन बी ए कॉस कितना हो जाएगा ओमेगा टी। समझे? सबको समझ आ गया ना? बस अब देखो इसी में आगे, अगर हम लोग अवकलन करें तो ई बराबर माइनस इतने का अवकलन कितना हो जाएगा, तो इतने का अवकलन होगा, देखो एन बी ए हम लोग का बाहर निकल जाएगा, तो एन बी ए हम लोग का बाहर निकाल दो, एन बी ए बाहर निकल जाएगा। अच्छा, कॉस ओमेगा टी का अवकलन क्या होगा, माइनस साइन ओमेगा टी, है ना। और साइन ओमेगा टी निकलेगा और एक ओमेगा बाहर में हम लोग का क्या होगा, और निकलेगा, क्योंकि ये हम लोग का क्या है, कोण अलग है। ये तुम लोग को कक्षा 11वीं में पूरा डिटेल है ना। तो एक ओमेगा हम लोग का और बाहर निकलेगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ई बराबर एन बी ए ओमेगा इंटू साइन ओमेगा टी। समझे? यहां से सब चेंज हुआ है, यहाँ से एन बी ए बाहर निकालोगे, डी बाई डी टी कॉस ओमेगा टी करोगे, कॉस ओमेगा टी का वैल्यू होता है साइन ओमेगा टी इंटू टी, या ओमेगा टी इंटू ओमेगा। ठीक, अब माइनस में होगा, क्योंकि साइन का अवकलन प्लस कॉस होता है और कॉस का अवकलन माइनस में साइन होता है। ठीक, समझ गया ना इतना? हाँ, अब देखो यहां पर क्या होगा, अधिकतम विद्युत वाहक बल के लिए हमको क्या चाहिए, हाँ, अधिकतम विद्युत वाहक बल के लिए साइन ओमेगा टी का मान 1 होना चाहिए, है ना। अब समझना यहीं पर, इसको मैं समीकरण 1 मान लेता हूं। ठीक, अब देखो अधिकतम विद्युत वाहक बल के लिए, अधिकतम विद्युत वाहक बल के लिए साइन ओमेगा टी का मान 1 होना चाहिए। तब समीकरण 1 से साइन ओमेगा टी का मान 1 करोगे तो ये क्या हो जाएगा, ई नॉट अधिकतम विद्युत वाहक बल के लिए, तो ये हो जाएगा एन बी ए ओमेगा इंटू साइन ओमेगा टी का मान कितना हो गया 1, तो ई नॉट बराबर कितना हो गया, एन बी ए ओमेगा हो गया। समीकरण 1 में इतना का मान ई नॉट रख दें, तब समीकरण 1 से, ई बराबर क्या हो जाएगा, एन बी ए ओमेगा, एन बी ए ओमेगा का मान ई नॉट रख दो, तो ई नॉट, और ये हो जाएगा साइन ओमेगा टी। ये ठीक हो गया। तो ये हम लोग का क्या है, क्या है हम लोग का, बताओ। हाँ, ये हम लोग का प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल का समीकरण, ये हम लोग का है बच्चा लोगों प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक है, बल का क्या है समीकरण। अब ये प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल का समीकरण है, तो इसके अनुसार सब चेंज होगा। अब देखो मैं इधर साइड में बता रहा हूं, है ना, ये वाला में, अगर प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल ये है ई बराबर ई नॉट साइन ओमेगा टी, तो प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण क्या होगा, तो प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण होगा आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी, या आई जीरो साइन ओमेगा टी। अब इसी के बेस में वो चेंज होगा। अगर हम लोग बात करें वोल्टेज का, प्रत्यावर्ती वोल्टेज का समीकरण यहां पर बता देता हूं उसको, इसके आधार पे प्रत्यावर्ती वोल्टेज का समीकरण क्या होगा, प्रत्यावर्ती वोल्टेज, तो ये हो जाएगा V बराबर V जीरो साइन ओमेगा टी। ठीक, समझे इतना? अब इसी का कारण उसी में साइन ओमेगा टी का हम लोग मान को रखते जाते हैं, जब टी बराबर 0 हो, पाई बाई टी बाई 2 हो, टी बाई 2 हो, टी बाई 4 हो, ये सब हम लोग रखते जाते हैं, तो हम लोग को पता चलते जाता है कि हम लोग का जो धारा है वो कैसे शेप में बनेगा प्रत्यावर्ती धारा का। ठीक, तो उतना डिटेल में नहीं पढ़ा रहा हूँ, है ना, क्योंकि इससे भी बड़ा बड़ा चीज हम लोग के पास है अभी,
ठीक, इसको पढ़ाने बैठूंगा तो बहुत टाइम हो जाएगा। तो बस ये याद रखो, प्रत्यावर्ती धारा I बराबर I0 साइन ओमेगा टी कहाँ से आया, क्योंकि पहले हम लोग का विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल का समीकरण ये है, E बराबर E नॉट साइन ओमेगा टी। इसी के बेस पे हम लोग का I बराबर I नॉट और V बराबर V नॉट, और दोनों में साइन ओमेगा टी। ठीक, इतना समझ गए। चलिए आज का क्लास इतना ही रखते हैं। कल हम लोग देखेंगे प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान और प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान। उतना होने के बाद हम लोग देखेंगे परिपथ। जब परिपथ में शुद्ध प्रेरकत्व, संधारित्र, प्रतिरोध सब जुड़े हों, एल सी, एल सी आर, एल आर, एल सी, आर सी, ये सब दुनिया भर का 7 ठो है हम लोग का, है ना। जब सिंगल सिंगल जुड़े हो, जब डबल डबल जुड़े हो, जब तीनों एक साथ जुड़े हो। ठीक, तो सिंगल का 3, फिर डबल का 3, 6 हुए, और एक तीनों को मिला के तो 7 हो जाएगा हम लोग का। ठीक, समझ गए। तो यह आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही। गुड बाय, टेक केयर, सायोनारा, जय श्री राम। नोट करिए इसको।